नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। देखिए, सीटेट 2021 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था 31 जनवरी वाला, वो मैंने कल सॉल्व कराया था और वो करवाया था सीडीपी का पोर्शन। और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। सीडीपी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। और पूरे का पूरा जो सीडीपी का पोर्शन था वो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व करवा दिया था। जो बच्चे ऑलरेडी चैनल पे उनको पता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, जो नहीं है वो ध्यान से देखें। पॉजिटिव नेगेटिव एक ऐसा मेथड है जो आपको 101% सीटेट क्लियर करवा देगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज ईवीएस का पोर्शन सॉल्व करेंगे, पर्यावरण अध्ययन का, जिसमें जो पैडा है वो सारी की सारी आपकी ट्रिक्स से सॉल्व हो जाएगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव से। और जो थ्योरी के क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा कि आपको कैसे याद करने हैं, कहाँ से याद करने हैं, कैसे इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, पूरी क्लास को ध्यान से देखें। अगर आप क्लास को स्किप करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करेंगे और किसी का नहीं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको लगता है अच्छा चैनल है, आपकी मदद हो जाती है, तो फिर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जो 61 से जो पोर्शन 61 से स्टार्ट होगा जो क्वेश्चन, वो आपका पर्यावरण अध्ययन रहेगा। और ये 31 जनवरी 2021 का पेपर है जो अभी लास्ट हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईवीएस में मानचित्रण कौशल, ये पैडा का क्वेश्चन है। अब क्या ढूंढना है, या तो पॉजिटिव ढूंढना है या नेगेटिव ढूंढना है। अभी तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा है इसमें, इसको पढ़ के कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या करेंगे। अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चीज़ करेंगे, नेगेटिव तो नहीं करेंगे। तो हमें क्या ढूंढना है इसमें, पॉजिटिव ढूंढना है, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। अब रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। रिकॉर्डिंग ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, होल्ड पे रखो। रिकॉर्डिंग करना नेगेटिव होता है तो इसे होल्ड करेंगे। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। सापेक्ष पॉजिटिव, समझ पॉजिटिव। लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। इसमें कोई वर्ड नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, ये भी होल्ड पर रहेगा। पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। पूर्व अनुमान पॉजिटिव होता है। अब आपके पास दो आंसर हैं, बी और डी। किसे आंसर करेंगे? जब आप दो में फंस जाओगे तो आप क्या करोगे, ब्रॉड चीज़ देखोगे। ब्रॉड कैसे? पॉजिटिव पूछ रहा था, इसमें दो पॉजिटिव है, इसका मतलब यही ब्रॉड है, इसको आंसर कर दो। देखिए, इसमें अगर आप पैडा के पोर्शन में अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो मैं 101% कर रहा हूँ, आप फंस जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव का सहारा लो, सारे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होंगे। ना मानो तो एक हफ्ते चैनल पर रहो। वैसे तो अब उतना टाइम बचा नहीं है, आपको भरोसा करना पड़ेगा मेरे ऊपर। 15 दिन में कैसे सीटेट क्लियर होगा इसकी बात भी करेंगे। आज शाम को इसका वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लेना। अगर आप मेरी बातों को मान लोगे तो मैं आपको अश्योरिटी दे सकता हूँ कि आपका सीटेट बिल्कुल ही क्रैक हो जाएगा 101%। तो अब आप इस चीज़ों को मानिए तभी होगा, अदरवाइज तो आप जानते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा भी होने वाला है क्योंकि 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाने, तो थोड़ा संयम के साथ बैठें, आराम से तसल्ली से बैठें, तब क्लास को देखें। कक्षा 5 के समयन, समयन नाम है बच्चे का, आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करते समय सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? अब भाई सबसे अच्छा तो वही होगा जो पॉजिटिव होगा। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। माता पिता नेगेटिव। अब बात करना पॉजिटिव है, बट आप नेगेटिव चीज़ से बात कर रहे हो तो ये पूरा सेंटेंस ही नेगेटिव हो गया। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। गृह कार्य नेगेटिव। इसकी कठिनाई का पता लगाएं और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। बात करना पॉजिटिव, कठिनाई का पता लगाना या कारण जानना ये भी पॉजिटिव होता है। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। एक बच्चा दूसरे बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, ये आप ध्यान रखें। अगर पढ़ा रहा है तो नेगेटिव। क्या पूछा था? पॉजिटिव पूछा था। पॉजिटिव ये वाला है, इसको आंसर कर दो। ज़्यादा दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, हो गया सॉल्व, बहुत सिंपल। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे भाई। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। यानी कि जो आपका परिवहन है उसमें डीजल के जो वाहन है वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद का क्या उद्देश्य है? भाई कुछ पॉजिटिव उद्देश्य होगा, देखते हैं। बाकी वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, इसे होल्ड करेंगे। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करेगा। मदद करना पॉजिटिव।
वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। आवश्यकता भी पॉजिटिव है भाई। यह छात्र के विचारों को जानने और सही करने में मदद करेगा। अब ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाए तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। क्या था? परिवहन में डीजल वाहनों को निषिद्ध करना चाहती है, तो वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। सी आंसर होगा 63 का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64। कुछ हजार वर्ष पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्ब्रूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? ये पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए। ये देखने में तो आपको थ्योरी का क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ये पैडा का क्वेश्चन है। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। अब देखिए इतिहास का क्वेश्चन है, इतिहास के बारे में बता रहा है, तो सिंपल सी बात है कि ये बात ठीक है। मदद करना, बच्चों की मदद, शिक्षार्थी अगर मदद हो रही है तो पॉजिटिव है। यह विद्यार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करेगा। अवलोकन में सुधार, अवलोकन करना ही पॉजिटिव होता है और मदद भी पॉजिटिव है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 वर्ष पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करेगा। देखिए ये जो आपका अल्ब्रूनी का जो चैप्टर है, अगर आपने पढ़ा है तो उसमें 1000 साल की बात हुई है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। यह शिक्षार्थी को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करेगा, तो मदद करना पॉजिटिव होता है, ये भी ठीक है। देखिए वैसे तो मदद करना चारों में आ रहा है। जब कोई शब्द पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर चारों ऑप्शंस में आ जाए तो वो फिर न्यूट्रल हो जाता है, उसका कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रह जाता। इस बात का आप ध्यान रखना। अब देखेंगे, आप सी को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि 1000 वर्ष की बात उस पैरा में की गई है, तो ये तो सी इसमें तो है नहीं, तो ये तो बिल्कुल हट गया। अब ये 3 बचे, बी सी डी। अब देखेंगे, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षा की मदद करेगा। ए को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इतिहास की ही बात हो रही है, ये इतिहास की ही बात थी, तो ए को नहीं छोड़ सकते और सी को नहीं छोड़ सकते। अब ए और सी देखो किसमें है, ए और सी तो ये रहा, तीनों में ही है। चलो और आगे देखते हैं। डी, यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करेगा। डी भी ठीक है। सिर्फ बी देखिए, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग देखो रिकॉर्डिंग की कोई बात हो नहीं रही है यहाँ पे, इस वाले पैराग्राफ में रिकॉर्डिंग की कोई बात नहीं हो रही है, तो सिर्फ हम बी को छोड़ेंगे और बाकी ए सी और डी, फोर्थ इसका आंसर होगा। फोर्थ आंसर करेंगे, इसका फोर्थ आंसर कर लीजिए, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, 65। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। किस चीज़ में सहायक होगी? पॉजिटिव चीज़ में सहायक होगी। पेडागोजी का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने का जो तरीका आपका होना चाहिए वो बस ये होना चाहिए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस फिर आपको क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स ढूंढने हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। देखिए शिक्षार्थी केंद्रित उपागम है तो ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव हो गया। दी गई सूचनाएं और विवरणों को सीखने में, इसमें ना कुछ नेगेटिव है ना पॉजिटिव, इसको होल्ड करेंगे। अब आप ये सोचते होंगे कि सर वो कैसे पता चलता है अभी पॉजिटिव इसमें है या नहीं है, तो देखिए मेरे बताए हुए जो पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड्स हैं आपको वो याद करने पड़ेंगे और उनको ही ढूंढना पड़ेगा कि वो शब्द हैं या नहीं। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको होल्ड पे कर दो। पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठचर्या को भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने, तो ये सार्थकता ये भी पॉजिटिव है। देखिए मैं आपको अगर सही बताऊं तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ये चारों ऐसा लग रहा है कि आंसर है। जब आप इस तरह से फंस जाओ तो आप क्या करो, ब्रॉड चीज़ देखो। अगर इसे पढ़ेंगे तो इसमें ब्रॉड भी आपको समझ में नहीं आएगा, बच्चे का भला भी इसमें समझ में नहीं आएगा, तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वो कह रहा है एकीकृत प्रकृति। एकीकृत का मतलब होता है कि 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट को एक ही सब्जेक्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना। जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस की बुक नहीं है, भाषा और गणित के माध्यम से ही ईवीएस पढ़ा देते हैं। तो क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए पढ़ा रहे हैं कि पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। सी आंसर। इससे तो एक तो पाठचर्या का भार कम हो जाएगा और जो आपके स्पेशल जो
टॉपिक्स हैं आप उनको बच्चे के सामने रख पाएंगे। 65 का आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 66। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, यानी कि वो नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव आंसर करेंगे। समानता के प्रति सरोकार, सरोकार पॉजिटिव। अवधारणा मानचित्रण, ये ना नेगेटिव है, इसमें ना कुछ पॉजिटिव से होल्ड करो। सहयोग पॉजिटिव होता है, सरोकार पॉजिटिव होता है, अब तो यही नेगेटिव हो गया भाई। ये ए सी और डी ये तो पॉजिटिव ही हैं, तो बी आंसर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखो मित्रों, बार बार कह रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव का सहारा ले लो, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। कैसे सीखना है मैंने बता ही दिया। आप जिस भी सब्जेक्ट की क्लास देख रहे हैं, क्लास 1 से देखना शुरू करिए। चैनल पे हर सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आएंगी। अब तो ये मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, तो इसमें उतनी चीज़ें नहीं समझा पाऊँगा जितनी क्लास में समझाता हूँ, तो इसलिए आप क्लास ज़रूर देखें। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो भाई पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को, यानी कि प्रश्न पूछने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों? पॉजिटिव चीज़ के लिए। सिंपल सी बात है, कोई भी हम काम करेंगे पॉजिटिव वे में करेंगे, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए नियम नेगेटिव। कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए जिज्ञासा पॉजिटिव। अनुशासन को बनाए रखने में अनुशासन नेगेटिव। ध्यान खींचने में, इसमें ना कुछ नेगेटिव ना पॉजिटिव, होल्ड। क्या पूछ रहा था? पॉजिटिव। कहाँ है पॉजिटिव? जिज्ञासा। आंसर बी। वेरी सिंपल। अगला प्रश्न देखेंगे। सॉरी 68 पे आ जाओ। अपनी कक्षा में 50 से अधिक बच्चों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हैं। निम्न में कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? तो भाई वही ठीक रहेगा जो पॉजिटिव होगा। तो चलिए पॉजिटिव के पास चलते हैं। उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का प्रयोग। एवी का मतलब होता है ऑडियो विजुअल, तो ये पॉजिटिव होता है। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र भ्रमण पॉजिटिव होता है। कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, संदर्भ पॉजिटिव होता है। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, चर्चा पॉजिटिव होता है। अब देखिए इसमें चारों के चारों ही पॉजिटिव हैं, वो पॉजिटिव ही पूछ रहा है। तो फिर अब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा ब्रॉड क्या है, बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीखेगा, बच्चे का सबसे ज़्यादा कहाँ भला होगा। तो देखिए ये भी साधन, यानी क्लास के अंदर आपने बच्चों को ऑडियो विजुअल एड्स दिखाए। दूसरी चीज़ है बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। तीसरी चीज़ है क्लास के अंदर किसी बंदे को बुला के समाज के उससे बात करवाना, और फिर क्लास के अंदर ही चर्चा करना। तो क्या ज़्यादा अच्छा है, बच्चों को बाहर ले जाएं तब वो ज़्यादा सीखेगा या क्लास के अंदर ज़्यादा सीखेगा? तो भाई बाहर अगर बच्चा जाएगा तो ज़्यादा चीज़ों को सीखेगा, तो आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69। इकरा अपने विद्यार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्यों? देखिए फर्स्ट पेपर है, सीटेट का फर्स्ट पेपर है ये। जो फर्स्ट पेपर का बच्चा है अगर समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, किस लिए पढ़वाना चाह रही है? तो कुछ पॉजिटिव चीज़ के लिए पढ़वा रही हुई। चलिए देखते हैं। वे विद्यार्थियों को स्वतंत्र बनने में सहायता करते हैं। सहायता हालांकि पॉजिटिव होता है, लेकिन बच्चे को बिल्कुल स्वतंत्र आपको नहीं करना है। क्यों स्वतंत्र नहीं करना? नेगेटिव चीज़ में सहायता कर रहा है। स्वतंत्र कर देंगे, छोटा बच्चा है, भटक जाएगा, चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। ये शिक्षार्थी को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। ये मनोरंजन के साधन, अगर सिर्फ मनोरंजन हो रहा है तो नेगेटिव। वे शिक्षार्थी को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, पॉजिटिव। देखिए मुझे दो आंसर लग रहे हैं, एक तो डी और एक बी। अब मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए था, जो मेरा अपना अनुभव है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन सीबीएसई अच्छों का अनुभव बेकार कर देती है। जो सीबीएसई का है आंसर वो है। सीबीएसई ने कहा आंसर है बी, कि इससे जो बच्चा है वो प्रतिस्पर्धी बनता है। प्रतिस्पर्धी बनने का जो मुझे समझ में आया क्यों आंसर दिया, वो इसलिए दिए कि देखो समाचार पत्र और पत्रिकाएं तो बच्चा तब पढ़ेगा ना जब अपना कोर्स पूरा कर लेगा। इसका मतलब इंटेलिजेंट बच्चा और इन चीज़ों को पढ़ेगा तो उसमें प्रतिस्पर्धा जरूर आएगी। तो इसका बी आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अब ये थ्योरी के प्रश्न आ गए। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? तो ये इसका आंसर आप कब बता पाएंगे? जब आप ईवीएस की 3rd, 4th और 5th क्लास की बुक को पढ़ेंगे। कौन सी बुक? जो दिल्ली में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 3rd, 4th और 5th की ईवीएस की क्लास की। अगर आप यूपी में रहते हैं और यूपी की किताब को अगर पढ़ रहे हैं जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं।
आपको ये जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की जो बुक पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में जो पढ़ाई जाती हैं, जो दिल्ली के बच्चे पढ़ते हैं उनको ही पढ़ना है, या जो सेंटर स्कूल होते हैं उसमें से आप उठा सकते हैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की क्लास, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं, इससे अलावा और मैं आपको क्या कहूँ। चलिए अब देखिए, इसमें तो कुछ समझाना नहीं है, सीधा सीधा आंसर बताना है, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है? अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका बिल्कुल आंसर बता सकते हैं, झारखंड। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये जो प्रश्न है 70, ये जो क्वेश्चन है ये दिशा का क्वेश्चन है, और ये ब्लैक बोर्ड पे ही हल होता है जब हम ब्लैक बोर्ड पे कराते हैं। आप इसको देख लेना पढ़ के, इसका आंसर आप ढूंढ लोगे मुझे पता है, हालांकि मैं इसका आंसर बता देता हूँ ए। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये यहाँ पे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा एटलीस्ट। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। यानी कि जो मिर्ची थी वो कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका। इसके तो देखो सीधे सीधे आंसर हैं, इसमें कुछ सोचना तो है नहीं। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आए तो मैं बता रहा हूँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईवीएस की किताब जो दिल्ली में बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इस दूरी, समय और स्पीड का क्वेश्चन है। इसकी मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा जिसमें 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा और आप इसके बाद उसको करना जान जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे इसको सॉल्व तो ये नहीं हो पाएगा, बाकी मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ तो आप इसको करके देख लीजिएगा। इसका आंसर डी है, 73 का आंसर डी है। अगला प्रश्न देखेंगे 74। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो अब आपने अगर ये अनीता की मधुमक्खियां चैप्टर पढ़ा है तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। चलिए, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, ये बात इसने कहा सही नहीं है। नेगेटिव वाला बताना है जो नेगेटिव हो मधुमक्खियों के बारे में। तो इसमें देखो भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, नहीं, ये गलत है। ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मक्खियाँ होती हैं वो कौन सी होती है? वो रानी मक्खी या फीमेल मक्खियाँ होती हैं। नर मक्खियाँ इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें नहीं होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 74। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? अब देखिए ये प्रश्न है कि इसे तो बच्चा बच्चा जानता है, इसको तो कम से कम ठीक कर ही दोगे, बाबा BR अम्बेडकर ने बनाया था ये। 74 देखेंगे, 76 सॉरी। विचार पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे कार्यों पर विचार कीजिए कि पौधों के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं। पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचारित करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ का क्या कार्य नहीं है वो इसमें से जड़ का क्या क्या कार्य है वो पूछ रहा है कि कौन कौन सा काम जड़ करती है। देखो, पौधे को सहारा देती है, ये ठीक है। ह्यूमस प्रदान करना, भैया बताओ ये आप तभी बता पाओगे जब आपने इसको पढ़ा होगा कि ये ह्यूमस प्रदान करती है नहीं करती। भोजन संचारित या भंडारण करना, देखो भोजन को संचारित और भंडारण करने का जो काम होता है वो किसका होता है? ये पत्तियों का काम होता है। पानी और खनिज को अवशोषित, ये भी सही है। अब देखो इनमें अगर आप ये तो हर बच्चा बता सकता है। इन प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करना कि ए और डी तो जरूर होना चाहिए। अब देखो ए और डी किस में है? ए और डी सिर्फ बी में है और किसी में नहीं है, तो यही आंसर है। यानी कि ACD आंसर होगा इसका, 76 का बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी नहीं है? मणिपुर, लद्दाख, चंडीगढ़ व जम्मू कश्मीर। ये देखिए जीके का हल्का फुल्का क्वेश्चन आएगा, आप उसमें परेशान मत हो। बिल्कुल इसका आंसर है मणिपुर, लद्दाख, चंडीगढ़ और जम्मू और कश्मीर, ये आपके टेरिटरी है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? तो ये भी भाई ये क्वेश्चन भी क्या कहते हैं, बिल्कुल एक जीके का क्वेश्चन था जो आ गया था। ये आपको थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की जो बुक है उनमें शायद नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर बताएं जो बच्चे जानते हैं। आप भी आंसर कर लिया करो क्योंकि थोड़ा टाइम मैं इसीलिए देता हूँ। गुजरात व तमिलनाडु, 78 का गुजरात और तमिलनाडु आंसर है जहाँ पेट्रोलियम मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो बताएं।
कौवा चील बुलबुल नहीं, बाज चील गिद्ध, जी हाँ बाज चील और गिद्ध, ठीक है। ये बाज कोई कबूतर तो नहीं देख पाता, फाख्ता भी नहीं देख पाता, बी आंसर है। देखिए इसको समझ लीजिए, वो दो चीज़ें पूछेगा, चार गुनी से देखना, तो इसका मतलब वो चार गुना कौन देखता है, जिसके दो पैर और दो आंखें होती हैं वो चार गुने देखेंगे, यानी कि पक्षी की बात कर रहा है। अगर कहे छः गुना, तो जिसके दो आंखें और चार पैर हैं, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है आपका दो और चार, दो और चार छः, छः गुना देखते हैं कौन, जानवर, दो और दो चार, चार गुना कौन देखते हैं, पक्षी। ये ध्यान रखना बस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है। देखिए ये पहले आंध्र प्रदेश में था, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसका आंसर आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन जब से तेलंगाना राज्य बनाया, ये जो आपका कस्बा है ये तेलंगाना में चला गया, तो इसी को आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य लौह तत्व से भरपूर है। लौह तत्व, तो भाई इसका सीधा आंसर है आंवला, पालक और गुड़। ये आपको सीधे सीधे किताबों में लिखे हुए मिलेंगे, बस आपको क्या करना है, आपको किताब पढ़नी है। किताब नहीं पढ़ोगे तो ये 15 जो नंबर है आपके फ्री फंड में चले जाएंगे, इसलिए इनका जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए। यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। तो भाई ग्रोगर जोहन मेंडल ने ये काम किया था। ईवीएस की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो भाई जब आप 3rd, 4th और 5th क्लास से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप जरूर बता पाएंगे। अगर आपने पढ़ा है तो आप बता देंगे, इसका आंसर असम है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी कि गुजरात और पटना बिहार कहाँ है। भाई इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको मैप आना चाहिए, मैप रीडिंग जरूर करो, तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ डी। अब ये कैसे होता है, ये अगर आपके पास मैप होगा तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, और भाई इसके लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलिए, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। पॉजिटिव योजना बनाना भाई। फिर पैडा का क्वेश्चन आ गया। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, अलग, नेगेटिव। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय को मिलाएंगे। अलग योजनाओं के लिए सभी विषयों को अलग करेंगे। तो भाई ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चारों के चारों आंसर हों, नहीं। एक देखिए वो क्या कह रहे हैं, एकीकृत। एकीकृत का मतलब होता है एक से ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप इंक्लूड कर लो, एक से ज़्यादा क्लासेस करें। तो एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय मिलाएंगे, यही एकीकृत का मतलब ही ये होता है, इंटीग्रेटेड, कि भार कम हो जाए पाठ्यक्रम का और बच्चे के पास ज़्यादा ज्ञान चला जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। देखिए ये थीम है। अगर आप थीम का क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, उसमें थीम का चैप्टर पढ़ा हुआ है, थ्योरीज एंड थिंकर्स, उसमें जाके देख लेना। 3 नंबर का आता है थीम्स। एक बार आप पढ़ लोगे, बिल्कुल ट्रिक भी बता दी है मैंने उसमें, आराम से आप उसको कर सकते हो, याद हो जाएगा। तो भाई चीज़ें हम कैसे बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ व प्राकृतिक संसाधन। आंसर है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये आंसर होगा 86 का। अगला प्रश्न देखेंगे 87। उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज करना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ दर्ज करना भाई, नेगेटिव मत कर लेना। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचि और संबंधों आदि की पहचान। देखो बच्चों की रुचि, ये तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि वो क्या कर रहा है, क्या दर्ज नहीं करना चाहिए, नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखें, पॉजिटिव नहीं पूछ रहा भाई, ये नेगेटिव पूछ रहा है कि क्या चीज़ हमें दर्ज नहीं करनी है। देखो इसमें मैंने अभी बताया था कि बच्चे की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना, तो ये रुचि तो पॉजिटिव है, यानी कि ये जरूर दर्ज होगा। अब आप देख लो जिसमें डी आंसर है वो आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना।
जो डी है वो आंसर नहीं होगा। तो ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो रखे जाएंगे। उसने कहा क्या दर्ज नहीं करना है, रुचि तो दर्ज करनी पड़ेगी, तो ये दो आंसर नहीं है। अब ए बी सी में देख लीजिए। पहला देखेंगे, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्त्रियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूरियों और कमजोरियों की पहचान करना। देखो मजबूरी और कमजोरियों की पहचान हमें नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं लिखा जाएगा, सी नहीं लिखा जाएगा। ध्यान करें, सी नहीं लिखा जाएगा, तो जिसमें सी होगा आंसर वो होगा, ये रहा, ए आंसर होगा 87 का। ऐसे प्रश्नों को अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल 100% सही करेंगे कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इससे आप आंसर निकालने की कोशिश करें। चलिए अगला देखते हैं। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता व रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, केवल नेगेटिव। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। रूढ़िबद्ध मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। देखो अगर आप मॉडल प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे तो उसको फॉलो करेंगे, तो ये तो नेगेटिव हो गया। रूढ़िवादी चीज़ तो हमें हटानी है, तो ये भी ये नेगेटिव है। फ्लैश कार्ड दिखाना भी नेगेटिव होता है। बी, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें। देखिए ऐसी मान्यता है कि जो चालक होते हैं, ऑटो चालक जो होते हैं वो पुरुष ही होते हैं, लेकिन जब आप देखेंगे कि माँ यानी कि स्त्री भी पुरुष ऑटो चला रही है, तो इसका मतलब उसने रूढ़िबद्ध जो धारणा है उसको चुनौती दी, इसलिए बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता है? कुछ पॉजिटिव चाह रहा होगा भाई। अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, पाचन से संबंधित विद्यार्थियों को विचार प्राप्त करना। तो भाई आंसर इसका होगा, आप समझ गए होंगे अब तक कि बच्चों को क्या आता है इस चीज़ को जान लेना पुनीत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वो उसी हिसाब से आगे बच्चों को पढ़ाएगा। 90 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? रचनात्मक आकलन देखिए जो होता है उसको हम बोलते हैं FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये कब किया जाता है? ये जब हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं उसके दौरान किया जाता है। तो कह रहा है रचनात्मक आकलन के संबंध में क्या सही नहीं है? इससे छात्रों की प्रगति की निगरानी करते हैं, ठीक बात है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी यानी कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है वो रचनात्मक आकलन में मदद करेगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर टीचर को पता होगा तो फिर वो उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना पाएगा। ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। रिपोर्ट कार्ड वैसे भी नेगेटिव होता है। प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना देना। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, ये बात ठीक है। देखिए रिपोर्ट कार्ड में जब आप तिमाही में चीज़ों को चढ़ाएंगे, तिमाही की सूचना, इसका मतलब ये सीखने का आकलन हो गया। सीखने का आकलन क्या होता है? ये तो रचनात्मक आकलन है, वो योगात्मक आकलन होता है, समेटिव असेसमेंट। तो ये समेटिव असेसमेंट का पॉइंट है, ये रचनात्मक आकलन का पॉइंट नहीं है। तो आपका आंसर हो गया सी। तो दोस्तों इस तरह से अगर पेपर को आप सॉल्व करेंगे तो 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। बाकी भाई आप मुझसे कोई मदद चाहते हैं तो इस नंबर्स पे आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह सीखना हो भाई, उसके PDF वगैरह चाहिए, नोट्स चाहिए या कोई और गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी भाई अगर क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। बाकी मिलेंगे मित्रों कल की क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।